जय हिंद सर। जय हिंद। पिछला वीडियो में आप लोगों का कुछ सुझाव मिला था, ठीक है, कुछ दोस्तों का सुझाव मिला था, जिसमें पहला था कि सबसे ज़्यादा था कि कहा था कि वीडियो क्या होता है कि वीडियो आप 4 क्लास से 5 क्लास में पूरा प्रकाश का परावर्तन ख़त्म कर रहे हैं, जो ये 4 से 5 क्लास में ख़त्म होने वाला चैप्टर नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन के क्लास में यहाँ पे आप लोग के बीच, ठीक है, कम से कम 40 से 45 क्लास में ख़त्म किया हुआ था प्रकाश का परावर्तन हुआ था ना। और ये जो है ऑफलाइन क्लास है तो सिर्फ जिसमें परिभाषा या डिफिनेशन सिर्फ समझाने का काम होता है ना। अब कुछ लिखाने का काम तो होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। दूसरा बता रहा था कि आप क्या कीजिए, कोई चीज़ का डिफिनेशन दीजिए तो आप उस डिफिनेशन को क्या कीजिए कि लिखा दीजिए, वीडियो में ही लिखा दीजिए। तो वीडियो में लिखाने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत हो गया था ना, जिस कारण उसको लिखाना भी संभव नहीं था। यदि किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग का कॉपी तो है ही ना, तो उसको अगर कोई लेना चाहे तो उसको उपलब्ध करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं फिर से आज की क्लास में। चलिए देखते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच हम लोग कह रहे थे कि बताए आपको कि ऐसा होता है कि नहीं, देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए कि हम एक अवतल दर्पण लिए, क्या लिए, एक अवतल दर्पण लिए, ठीक है। अवतल दर्पण लिए, क्या लिए, अवतल दर्पण लिए। गोलीय दर्पण का कोई भी दर्पण ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अवतल दर्पण लिए, क्या किया, अवतल दर्पण लिए। जब हम लोग अवतल दर्पण लिए तो क्या लिए, तो आपको पता ही है कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या होता है, ध्रुव होता है, उसके मतलब वक्रता केंद्र होता है, इसको मिलाने वाली एक रेखा होती है जो एप, उसके मध्य में एक बिंदु होता है जिसको क्या कहते हैं, एप। तो देखिए एप क्या होता है कि इसके अवतल दर्पण के फोकस दूरी के समांतर एक किरण खींचे, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण खींचे। आप लोग को पहले से पता है कि वो जो कहाँ पे जमा होती है, ऐप से होकर गुजरती है ना, ऐप से होकर के गुजरती है या जमा होती है, जो कहिए, ठीक है, ऐप से होकर गुजरती है। आपको पता है कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण यहाँ पे जब हो तो उसके बीच में अभिलंब डालते हैं, एक तो अभिलंब डालते हैं ना। अभिलंब जब डालते हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। इसके हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम यहाँ तक ये फिगर जो ड्रॉ किए उसकी बात की, फिगर जो ड्रॉ किए उसकी बात किए ना। अब हम लोग और मुख्य रूप से इसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। देखिए माना कि लिखेंगे सबसे पहले, माना कि Mn एक दर्पण है, Mn एक दर्पण है, M दर्पण ले लिए, ठीक है, उसका नाम भी रख दिए, क्या कर दिए, Mn नाम का एक दर्पण रख दिए, ठीक है। एक Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P तथा PC प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल अक्ष है, ठीक है, प्रधान अक्ष है। ये PC क्या है, प्रधान अक्ष, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्रानुसार, किसके अनुसार, फिगर जो अब बना हुआ है हमारा, वो अब दर्पण तर्पण को हम भूल जाते हैं, जो फिगर बना ना उसके हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं, फिगर के हिसाब से चलते हैं। देखिए कोण ABC, कोण ABC, यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण ABC, कौन सा कोण ABC, कौन सा कोण ABC है ना, बराबर कोण CBF, कोण CBF। मतलब ये कोण, कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है। काहे बराबर है, आप लोग को पहले बताए थे परावर्तन का नियम, कौन सा नियम, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, ये कोण बराबर होगा ना। तो चलिए ये कोण बराबर हुआ। तो देखिए दूसरा बात करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक यदि किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे, क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर कोण, इस साइड का कोण है, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, होता है ना। मैथ में पढ़े ना ये थ्योरम, ये कहलाता है ये कोण एकांतर कोण। कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण। यदि किसी समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता हो, क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता हो, तो एकांतर कोण का मान समान होता है, एकांतर कोण का मान समान होता है ना। एकांतर कोण का मान समान होता है। 1 2 3 4, कोण 1 और कोण 4 क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एकांतर कोण का मान समान होता है। तो देखिए ABC, कौन सा कोण, ये कोण ABC, ये वाला कोण, और दूसरा देखिए BCF, ये वाला कोण, ये कोण और फिर ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा,
कहा कि देखिए एकांतर कोण है, ये समांतर रेखा ए बी ये प्रधान अक्ष से समांतर खींचे हैं और सी क्रॉस काट रहा है, ये दोनों कोण एकांतर कोण हुआ, तो ये कोण बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए कि इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिया। आप लोग को पता है कि यदि x बराबर कितना बराबर, x बराबर कहीं पे लिखा रहे कि x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू लिखा रहे y, तो हम लोग को ये भी मानना पड़ेगा कि y का मान भी क्या होता है, 3 होता है। क्या कि LHS मतलब बाईं ओर अगर दोनों बराबर है, दोनों में बराबर है तो दाईं ओर भी बराबर होगा ही, तो दाईं ओर भी बराबर होगा ही, कोई दिक्कत की बात है नहीं ना। ये कोण भी बराबर होगा, कोण CBF इक्वल टू कोण BCF, कोण CBF इक्वल टू कोण BCF, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गया तो BF इक्वल टू CF मतलब BF ये कोण जब बराबर है तो ये रेखा BF और ये CF दोनों बराबर होगा। काहे बराबर होगा, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का, किस त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का एक थ्योरम है, क्या है, एक थ्योरम है, दो त्रिभुज का ब्लॉक है, किसका, दो भुजा ब्लॉक का, जिसका दो भुजा बराबर उसका बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। किस त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का, आ रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु, यही बनाते हैं, ठीक है, बना देना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मिटा देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ना ये तो समबाहु हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का, ठीक है, ये त्रिभुज है ना तत्काल ABF, ये मतलब BCF, ये त्रिभुज है ना, ठीक है, हम A B और C मान लेते हैं तत्काल एक त्रिभुज का। इसका थ्योरम देखते हैं, इसका थ्योरम क्या है। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो, दो कोण समान हो तो उससे अंतर्गत करने वाली, उससे अंदर करने वाली भुजा भी समान होती है। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है तो इस दोनों कोण को अंदर करने वाला, घेरने वाला भुजा भी क्या होगा, समान होगा। ये कोण, दोनों कोण को घेरने वाला भुजा भी समान होगा, ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, समान होगा। ये थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है, ये क्या है, थ्योरम है, मैथ का थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण समान हो, दो कोण समान हो तो उसे अंतर्गत करने वाली भुजा भी समान होती है, उसे अंदर करने वाली भुजा भी समान होती है, उसे घेरने वाली भुजा भी समान होती है ना। ये त्रिभुज है, ये दोनों CBF या BCF त्रिभुज है। आप लोगों ने प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है कि ये कोण बराबर होता है ना। तो ये दोनों कोण को घेरने वाली ये दोनों भुजा भी बराबर होगी ना, ये दोनों भुजा बराबर होगी तो CF और BF बराबर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बराबर कर दिए, कोई समस्या। एक बात बताइए कि आपको दर्पण, आप जो दर्पण बनाए हैं, यहाँ पे क्या किया, दर्पण बनाया है, आपको जबरदस्ती किया था कि ये दर्पण प्रधान अक्ष से समांतर जब किरण खींचेंगे तो ये ऊपरी हटा के खींचना है। हम इसके सटा के भी तो प्रधान अक्ष से समांतर डाल सकते हैं, किरण डाल सकते हैं ना। तो अगर हम क्या कहें कि यहाँ तक इसका बात करें, BF का बात करें, किसका बात करें, BF का मान हो गया, मान लेते हैं BF का मान है 10 सेंटीमीटर, 10 cm, कितना, 10 cm, 10.0 cm, ठीक है। और ये किसका, PF का, किसका, PF का मान हो जाए 10.0001, बहुत छोटा हो, लगभग बराबर हो, करीब हो, तो दोनों को एक ही ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ले लेते हैं। ये जब क्या कि ये दोनों बहुत करीब हो, क्या हो, ये P के बहुत नजदीक हो, ये क्या हो, बिंदु इसका पूरा सटल है, ये जो यहाँ से यहाँ ये रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, लगभग बराबर होगा ना, लगभग बराबर होगा तो बराबर ले लेते हैं। क्या करते हैं, ले लेते हैं BF इक्वल टू PF, कोई दिक्कत, BF इक्वल टू PF मतलब BF ये रेखा बराबर है ना। तो जब BF इक्वल टू PF तो PF बराबर CF, PF बराबर CF, का कि इधर प्रूफ किया है ना, ऊपर में देखे ना
क्या ये भुजा बराबर होता है ना, है ना ये, तो ये भुजा अगर ये भुजा जब बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा भी बराबर होगा, होगा ना। चलिए यहाँ तक जो बराबर करने का था हम लोग कर लिए, बराबर करने का जो था कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे मापते हैं, इसको क्या करते हैं, मापते हैं। पी सी, कौन सी, पी सी, देख रहे हैं, पी सी दिखाई दे रहा है ना। ये पी सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी सी की बात करते हैं, कोई दिक्कत। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, यहाँ ये लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, मतलब सी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे तो पी सी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और पी सी बराबर की कौन सी बराबर, पी सी बराबर, तो पी एफ बराबर अभी देखे थे, पी एफ बराबर सी एफ, तो पी एफ सी एफ के बदले फिर पी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। पी एफ के बदले मतलब सी एफ के बदले क्या करते हैं, फिर पी एफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दें। तो देखिए मतलब पी सी बराबर क्या हो गया, एगो पी एफ है, एगो पी एफ, दूगो पी एफ हुआ ना, एगो पी एफ था ही, एगो पी एफ और आ गया, दूगो पी एफ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पीसी का मान देखिए कि पीसी, पी से सी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको क्या करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं ना। अब पी एफ कौन सी, पी एफ यहाँ से यहाँ हम क्या कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ कहते हैं ना, नहीं कहते हैं इसको एफ कहते हैं ना। ये क्या हो गया, एफ हो गया, तो आर बराबर 2f प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। इसके हिसाब से ही अगर करेंगे तो एफ को यहीं छोड़ देंगे, आर को उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2। प्रकाश के परावर्तन का जो था ना, इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला आप लोग देख लिए। कितना फॉर्मूला आया, 2 फॉर्मूला आया, एक और फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, एक और फॉर्मूला आएगा, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए आगे देखते हैं, गोली मतलब किरण आरेख, कौन सी, किरण आरेख, किरण आरेख किसकी बात कर रहे हैं, किरण आरेख की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है। देखिए कि किरण आरेख की परिभाषा अगर बात करें तो किरण आरेख प्रकाश में, ये दर्पण में जो प्रकाश की किरणें चलती है ना, दर्पण में जो प्रकाश की किरणें चल रही है कि नहीं चल रही है, दर्पण में जो प्रकाश की, दर्पण से किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में टकराती है, मतलब जो भी होती है प्रक्रिया होती है ना, ठीक है। तो पथ को दर्शाने वाले मतलब ये जो पथ को जो दर्शाता है, ये जो इसका पथ जो है, रास्ता जो है, इसको दर्शाने के लिए कुछ रेखा के द्वारा दर्शाया है ना, इसको क्या किया, किसी रेखा के द्वारा दर्शाया, एगो चित्र के द्वारा क्या किया, दर्शाया है ना, किसी चित्र के द्वारा दर्शाया है, उसको क्या कहेंगे, उसी को किरण आरेख कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का, किसका, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्र, पथ को दर्शाने वाली चित्र, पथ को दर्शाने वाली चित्र क्या कहलाती है, किरण आरेख कहलाती है, क्या कहलाती है, किरण आरेख कहलाती है। प्रकाश की किरणों का, किसका, प्रकाश की किरणों का ये जो रास्ता है, इसको दर्शाने वाला एक चित्र है ना, इसको दर्शाने वाला एक चित्र है कि नहीं है, यही चित्र किरण आरेख कहलाता है, कोई दिक्कत। ये हो गया किरण आरेख का परिभाषा। क्या हुआ किरण आरेख परिभाषा, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले चित्र, दर्शाने वाले चित्र को क्या कहता है, किरण आरेख कहते हैं, कोई दिक्कत। देखिए किरण आरेख क्या होता है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख बहुत मायने रखता है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख बहुत मायने रखता है, और याद करना पड़ता है, क्या करना होता है, याद करना पड़ता है, बनाने के लिए कुछ परेशानी हो जाती है। लेकिन अभी के सिर्फ इतना, ये 4 टॉपिक को हम दिमाग में बैठा लेंगे, किरण आरेख को आराम से बना सकते हैं हम लोग, रे डायग्राम खींच सकते हैं, क्या कहते हैं, रे डायग्राम खींच सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि रे डायग्राम खींचे, क्या करे, रे डायग्राम खींचे, तो जो भी स्थिति होगा हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन सिर्फ 4 बातों को ध्यान में रखना है, कितना बात को ध्यान में रखना है, 4 बात को ध्यान में रखना है। लेकिन फॉलो कभी भी जब हम लोग किरण आरेख खींचेंगे, क्या करेंगे, किरण आरेख खींचेंगे, इसमें से सिर्फ 2 को फॉलो करेंगे, कितना फॉलो करेंगे, 2 को ध्यान में रखना है। 4 कहा है कि हर जगह पे हर तरह का स्थिति मतलब क्या होगा, लागू नहीं होगा, कहीं पे लागू नहीं होगा, तो जहां पे जो लागू होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पहला बात याद कर क्या रखना है कि प्रधान किसी वस्तु, कहीं पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो प्रधान अक्ष के समांतर, कौन सी, प्रधान अक्ष, कोई भी वस्तु से 2 किरण निकालेंगे, कितना किरण निकालेंगे, 2 किरण निकालेंगे, समझ गए ना, किसी वस्तु से कितना किरण निकालेंगे, 2 किरण। तो एक किरण तो हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखलाए, दूसरा फिर कभी दिखाएंगे, तत्काल देख लेते हैं। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के जो समांतर हो, पहला प्रधान अक्ष के समांतर,
वस्तु से आने वाली प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐप से होके गुजरती है। किससे होके गुजरती है? ऐप से होके गुजरती है, गुजर रही है ना। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है, या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐप से गुजरती है। किससे गुजरती है? ऐप से गुजरती है। एक वो बात हुआ, याद रहेगा ना कि एक किरण खींचेंगे ऐप मतलब किसके? प्रधान अक्ष के समांतर। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर। लेकिन प्रधान अक्ष के समांतर हमेशा तो नहीं खींच सकते हैं। अगर हमारा वस्तु यहाँ पे रहा तो प्रधान अक्ष के समांतर खींच के क्या करेंगे? दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हो जाए। लेकिन खींच सकता है, अगर वस्तु ऐप पे रहा तब कैसे खींचेंगे समांतर? तब तो और दिक्कत हो जाएगा, हो जाए ना। तो जैसा जो मतलब सिचुएशन होगा उसके अनुसार करेंगे ना। लेकिन जो है सब कुछ को याद कर दे, क्या कर देते हैं? याद कर देते हैं। अक्सर क्या होगा, जो जहां पे जोरी पड़ेगा कर लेंगे ये। लेकिन सब लगभग सब हर फिगर को ड्रॉ करने में, हर किरण आरेख में आपको ये वाला काम आएगा। एक वो याद रखना कि क्या याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण खींचना है जो कहां से होकर गुजरेगी? ऐप से होकर गुजरेगी। एक याद रखना, ये बहुत काम आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी का 3 को जो है ये अदला बदली होते रहता है। बाकी का 3 अदला बदली होते रहता है, कभी इसमें से किसी एक का ही यूज होता है। कोई दिक्कत? देखिए दूसरा किरण क्या होता है, वस्तु से जो दूसरा किरण निकलता है कि निकलती है वो ऐप से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? ऐप से होकर गुजरती है। अब प्रधान अक्ष के दर्पण से टकरा करके अब प्रधान अक्ष से समांतर हो जाती है। क्या होती है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐप से होकर क्या होती है? ऐप से गुजरेगी, ऐप से गुजरेगी और वस्तु से निकली प्रकाश किरण ऐप से गुजरी और प्रधान अक्ष के समांतर हो गई, प्रधान अक्ष के समांतर हो गई। याद हुआ ना। जरूरी पड़ेगा तभी इसका यूज करेंगे, नहीं तो दूसरा का यूज करेंगे। एक और किरण के बारे में जानते हैं कि वस्तु से निकलने वाले सी से होकर जो निकलती है किरण वो क्या होती है? उसी पथ पे लौट जाती है। ये कहीं इधर उधर गुजरने वाली काम नहीं करती है। हो गया ना। एक वो सी से जो गुजरेगा उसी पथ पे लौट जाएगा, दूसरा ऐप से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये 2 को बहुत ज्यादा याद रखना है। ये तो याद हो ही गया। ये दोनों को क्या करना, दिमाग में एडजस्ट कर लेना, रटना नहीं है। क्या करना? रटना नहीं है। एक वो ऐप से गुजरेगा तो मतलब ऐप के प्रधान अक्ष से समांतर होगा तो ऐप से गुजर जाएगा। ये तो कई सारा परिभाषा शुरू से देखते आ रहा है, ये तो याद हो ही गया है ना। और ये देखिए इसी के अपोजिट अगर काम करें, यहीं से लाइट मार देंगे तो क्या होगा? ये निकल जाएगा ना इधर, तो वही काम तो यहाँ पे हुआ। ऐप से गुजारे, क्या किया? ऐप से गुजारे तो प्रधान अक्ष से समांतर हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। एक और ध्यान में रखना है सिर्फ कि सी से जब गुजरेगा तो उसी पथ पे लौट जाएगा, उसी पथ पे लौट जाएगा। ये 2 हो गया। और क्या होता है? ये आपतित किरण परावर्तित किरण के साथ निकल जाती है, बराबर एंगल के साथ निकल जाती है। जब ध्रुव से होकर कहां पे होकर किरण डालेंगे? ध्रुव के दर्पण के ध्रुव पे डालेंगे। किस पे डालेंगे? दर्पण के ध्रुव पे। तो क्या होगा कि ये लौट जाएगी। क्या होगी? समान आपतित किरण आपतन कोण के, जितना इसका आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण के साथ क्या होगी? लौट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। किरण आरेख खींचने के लिए 4 स्थिति, कितने स्थिति? 4 स्थिति, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 1 नंबर का, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 1 नंबर का। बाकी को हम समय के साथ यूज करेंगे, बाकी को समय के साथ यूज करेंगे। जब देखा जाएगा, जब जोरी पड़ेगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला देखिए, पहला क्या हुआ? प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरणें। क्या हुआ? वस्तु से निकलने वाली प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐप से गुजर गई, गुजरे ना, निकल गई। जब क्या हुआ कि ऐप से गुजारे तो प्रधान अक्ष के समांतर हो गई। जब सी से निकाल गुजारे तो उसी पथ पे लौट गई। जब पी से गुजार पी पे डाले तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? अब हम लोग किरण आरेख खींचने के लिए सीखेंगे, किरण आरेख खींचने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हम लोग किरण आरेख की बनावट देखें। किरण आरेख अगर हम ड्रॉ करेंगे, किरण आरेख को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हमारा किरण, उसके लिए क्या सब शर्त है वो हम लोग इससे पहले देखे ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु क्या हो, अवतल दर्पण से किरण आरेख खींचे, अवतल दर्पण से किरण आरेख खींचे या किरण आरेख बनाए, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में हो। इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में इसको ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं
कि इनमें से किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब भी कभी ये मिरर को ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले मिरर का नाम एम और एन रख देना है। मिरर का नाम क्या रख देना है? एम और एन रख देना है। ठीक है, मिरर पे ये लेप चढ़ा देना है। ठीक है ना, क्या करना है? लेप चढ़ा देना है। आप लोग को आईब्रो बनाने के आता है ना, बिल्कुल आईब्रो बना देना, मिरर का आईब्रो बना देना। ये आईब्रो नहीं है, ये क्या है? AGBR का लेप है, AGBR का लेप है, लेकिन बिल्कुल आईब्रो के जैसे पूरा सजा करके बना देना है। ठीक है, बिल्कुल सजा करके बनाना है, जैसे कि हाँ क्या कर रहे हैं कि मिरर का आईब्रो बना रहे हैं, मिरर का आईब्रो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष पे जो F और C का जो पॉइंट लेंगे वो समान दूरी लेंगे। ये जितना दूरी होगा उतना ही दूरी ये भी होगा। दोनों की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब खींचना, ये सब ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना जरूरी है। और इतना ही दूरी पे, जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे हम वस्तु रख दिए ताकि अच्छी तरह से हमारा किरण आरेख का बनावट हो। रखने के लिए अनंत और सी की बात करें तो सी के परे कभी भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब वस्तु सी के परे हो, सी के परे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये भी पूछ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, इसी को कहते हैं अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो जब रखते हैं तो पहला आप लोग को किरण आरेख की बनावट में बताए थे कि पहला किरण कहां से खींचेंगे? सबसे पहले प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं। क्या करते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर खींचते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब में ये ड्रॉ किया जाता है, सब में ये ड्रॉ किया जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर आप लोग पहले जानते हैं, आपतित किरण। प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरण क्या होता है? आपसे होके गुजरती है। कहां से गुजरती है? आपसे गुजरती है, गुजर रही है, गुजर रही है ना। दूसरा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ऐप से भी गुजार करके सी का मतलब समांतर कर सकते हैं, लेकिन एक आसान सा काम है कि यहाँ पे कहाँ पे सी से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? सी से गुजारते हैं। क्या है कि सी से जब गुजारेंगे तो इसी पथ पे लौट जाएगा, इसी पथ पे लौट जाएगा। हमारा फिगर ये का ड्रॉ कर होना थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होगा, गलत भी रहेगा तो सीधा हो जाएगा। तो हो गया ना। तो दोनों किरण मतलब प्रकाश की किरणें कहाँ पे कटी? एक बिंदु पे कटी। कहां पे? सी और आपके बीच में। जहां पे कटती है वही क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग देखें ना कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। कैसा प्रतिबिंब हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। तो सबसे पहले देखिए किरण आरेख की बनावट, तो इसमें कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति, नेचर ऑफ बीम, नेचर ऑफ बीम, प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या सब होगा बताइए तो? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? सबसे पहले कहां पे बना, कहां पे बना? एक नंबर में 4 गो टॉपिक बताना। कितना पॉइंट बनाना? 4 गो पॉइंट बनाना। कहां पे? सी एवं एफ के बीच में, सी एवं एफ के बीच में। मतलब सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। कैसा बना? उल्टा बना कि सीधा बना है? उल्टा बना। किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष। तो उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा हो गया। हो गया ना। वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रहेगा ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो गया। कैसा हो गया? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। ठीक है। और देखिए वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, दिखाई दे रहा है ना, वस्तु छोटा है। तो चौथा नंबर में लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? आगे देखिए कि दूसरा हम करते हैं, दूसरा देखते हैं। इसमें से आपसे कई सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में मतलब वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कैसा बनेगा? उल्टा, सीधा, न उल्टा न सीधा। ठीक है, बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, कोई 4 गो ऑप्शन देगा, वास्तविक, काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों, न वास्तविक न काल्पनिक। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। कहाँ पे? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर। ठीक है, कुछ बताया नहीं जा सकता, इस तरह से ऑप्शन रहेगा।
ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कि जब वस्तु सी पर हो, कहां पे हो, सी पर हो, वस्तु सी पर हो, तो आप लोग को पता है ना कि प्रधान अक्ष से समांतर एक किरण खींचते हैं, प्रधान अक्ष से समांतर एक किरण खींचते हैं जो कहां से गुजर जाती है, ऐप से गुजर जाती है, जो कहां से गुजर जाती है, ऐप से गुजर जाती है, कहां से गुजर जाती है, ऐप से गुजर जाती है, गुजर गई, ऐप से निकली तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद ऐप से गुजरी ना। दूसरा क्या होता है कि हम आपको बताएं कि सी से खींचे आसान रहेगा, यहाँ पे सी पे कैसे खींचेंगे, खींच सकते हैं नहीं खींच सकते हैं ना, तो प्रधान ऐप से होके गुजार दिए, कहां से होके गुजार दिए, ऐप से होके गुजार दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐप से होकर के गुजार दिए, ऐप से गुजार दिया और यहाँ पे सी पे कहां पे कटा, ये दोनों किरण कहां पे कटा, ऐप सी पे कटा, कहां पे कटा, सी पे कटा, कहां पे कटा, सी पे कटा, कोई दिक्कत नहीं ना, जहां पे कटता वहां पे प्रतिबिंब बन जाता, प्रतिबिंब बन जाता है। आपको बताए थे ना कि एक किरण तो आपको निश्चित है जो प्रधान अक्ष से समांतर होगी, है ना, और दूसरा जो है हम अपने स्थिति के अनुसार क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा सी पर ही बनना चाहिए। अगर आप फिगर एग्जाम में कभी भी बना रहे हैं, ठीक है, आप कभी भी एग्जाम में क्या कर रहे बना रहे हो, इसको इस तरह का कहेगा आपको ड्रॉ करने के लिए, अवतल दर्पण से किरण आ रहे खींचे, जब वस्तु सी पर हो तो बनेगा तो सी ए पे, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई बदलने को की चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, खींचने समय में उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे ना उतना ही बड़ा वस्तु, मतलब वस्तु बनाएंगे ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब नीचे में बना के छोड़ देंगे, ठीक है। अब जबरदस्ती घुमाएंगे, यहीं पे काटेंगे प्रकाश को, क्या करेंगे, प्रकाश को जबरदस्ती यहीं पे काटेंगे, ठीक है, नहीं कट रहा तो सी ऐप को थोड़ा सा और उधर घुसका देंगे, लेकिन काटेंगे जबरदस्ती कहां पे, सी पे ही, क्या कि कंफर्म सी पे कटना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, वस्तु के बराबर होना चाहिए, तभी सही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जबरदस्ती काट देंगे, क्या कि अब ये जब जबरदस्ती काट देती है सही होना ही है, जबरदस्ती भी काट दिया तो ये सही होना ही है। दूसरा अब क्या होगा कि सी से तो गुजार सकते नहीं है, ऐप से गुजारे, प्रधान अक्ष से समांतर हो गया, जाके कहां पे कटा, सी के सामने कटा, हम भी जबरदस्ती किए हैं, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए जबरदस्ती किया कि ताकि आपको बता सके कि यहाँ पे जबरदस्ती काटना होता है, काट के रखना है, ठीक है। तो कर दिया। अब देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब की वस्तु की क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यही इससे होगा टॉपिक, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति तो पहला क्या पे क्या हुआ, ये सबसे पहले कहां पे बना, सी ए पे बना ना, सी पर बना, कहां पे बना, सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। हम सी लिख रहे हैं तो वक्रता केंद्र समझिए, कम समय में काम चले इसलिए सी लिख रहे हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र पर, कहां पे, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। 2 नंबर में हम क्या लिखे, देखिए तो उल्टा लिखेंगे, सीधा लिखा, तो यहाँ पे क्या उल्टा किसका हो रहा है, उल्टा, कैसा हो रहा है, उल्टा, मतलब ये वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है ना। तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, कैसा हो गया, उल्टा हो गया ना, वास्तविक क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा ना, वास्तविक हो गया। अब देखिए कि साइज बताएंगे कि वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु छोटा है कि बड़ा है, तो बताइए तो क्या है कि वस्तु छोटा है कि बड़ा है, बराबर है, किस क्या है, बराबर है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है, कोई दिक्कत, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तीसरी स्थिति, आप देख रहे हैं ना, पहले सी के परे रखे, फिर सी पे रखे, अब क्या करेंगे, सी और ऐप के बीच में रखेंगे वस्तु, ठीक है। देख रहे हैं ना, सी और ऐप के बीच में रखिए, कहां पे रखिए वस्तु को, सी और ऐप के बीच में रखिए, ठीक है, सी और ऐप के बीच में रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सी और ऐप के बीच में जब रखे वस्तु, तो देखिए तो एक तो बात पता ही है कि प्रधान अक्ष से समांतर किरण खींचेंगे, प्रधान अक्ष से समांतर किरण खींचेंगे ना, जो ऐप से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, ऐप से गुजरेगी, दर्पण परावर्तन के पश्चात ऐप से गुजरेगी, तो गुजर गई, हुआ ना। दूसरा क्या हुआ कि अब सी से गुजारेंगे तो इधर उधर कर जाएगा, ये दर्पण पे कटवे नहीं करेगा, तो ऐप से ही निकाल दिए दूसरा किरण को, कहां से निकाले, ऐप से निकाले, प्रधान अक्ष से समांतर हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया, और सी और अनंत के बीच में जाकर के कट गया, सी और अनंत के बीच में जाकर के कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सी और अनंत के बीच में जाकर के कट गया। तो अब बताइए कि यहाँ पे भी वस्तु ये प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले कहां पे बना, एक नंबर कहां पे बना है, कहां पे बना है जी, अनंत और सी और अनंत के बीच में, सी एवं अनंत के बीच, सी एवं अनंत के बीच, ठीक है, सी एवं अनंत के बीच, कोई दिक्कत। 2 नंबर में कहां पे क्या होगा, 2 नंबर बताइए, 2 नंबर कैसा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, 2 नंबर में कैसा, उल्टा, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 नंबर में कैसा,
वास्तविक। काय कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कोई दिक्कत? 4 नंबर में बताइए। वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए, चौथा स्थिति में चलते हैं। किस कौन सा स्थिति में? चौथा स्थिति में, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, जब वस्तु एफ पर हो। कोई दिक्कत? जब वस्तु कहाँ पे हो? एफ पर हो। तो आपको तो पता ही है, एगो किरण खींचेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष से समांतर, जो एफ क्या होगी कि एफ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी, गुजर गई ना। आज जब वस्तु अपने एफ पे खड़ा है तो दूसरी किरण एफ से कैसे खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। अब क्या करेंगे? सी से ही खींचना पड़ेगा। किससे खींचना पड़ेगा? सी से खींचना पड़ेगा। खींच दिए, सी से खींच दिए ना। तो ये क्या होगी? इसी पथ पे लौट जाती है ना, दर्पण से टकरा करके लौट गई ना। ये कहीं पे कटबे न किया, कहीं पे कटबे न किया। इसका ये कहाँ बन जाएगा? अनंत पे बन जाएगा। ये दिखाई देने वाला प्रतिबिंब नहीं रहा, ये अनंत पे बना। तो अनंत पे बना तो सीधी सी बात है, जब अनंत पे बना तो वस्तु से कहेंगे बहुत बड़ा बन गया। कैसा बन गया? बहुत बड़ा बन गया। इतना बड़ा बन गया आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतना बड़ा बन गया कि दिखाई नहीं रहा। हमारे कॉपी में पेज ही नहीं आता उसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बोलना है कि ये कहाँ? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा। ये नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, है ना? कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो सीधा वास्तविक प्रतिबिंब हुआ ना। वाह, कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, है ना। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत? इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं। समझ में आ गया ना? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? कट नहीं रहा तो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। और वस्तु से ढेर सारा बड़ा बहुत बड़ा बनेगा। क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए कि उल्टे जा रहा तो उल्टा बनेगा, प्रधान इसके नीचे जा रहा उल्टा बनेगा, है ना। और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, सी पर हो तो सी और आपके बीच में, सी पर हो तो सी और आपके बीच में। जब सी पर अनंत पे हो तो अनंत और सी के बीच में हो तो सी और आपके बीच में। अनंत और सी के बीच में तो सी और आपके बीच में। सी पर हो तो सी पर, ठीक है। सी और आपके बीच में हो तो अनंत और सी के बीच में। और जब एफ पे हो तो अनंत पे, एफ पर हो तो अनंत पे। कोई दिक्कत? चलिए पांचवा स्थिति देखते हैं। कौन सा स्थिति देखते हैं? पांचवा, जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो, पी और एफ के बीच में हो। पिछला वाला में 4 नंबर में आपको 3 नंबर में लिख दिए थे। कहाँ पे? किसके बीच में लिख दिए थे कि एफ और पी के बीच में हो, यही ना। वहां पे सी और एफ के बीच में, वहां पे पी के जगह पे क्या होगा? एफ होगा। पी के जगह पे क्या होगा? एफ होगा। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखा हुआ थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन बोले सही है, ठीक है। तो क्या हो इसमें? देखिए कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में हो, मतलब ये दोनों के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, वो प्रधान अक्ष से समांतर किरण खींचते हैं ना। खींच दिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर गई? ऐप से होकर के गुजर गई। ऐप से होकर के गुजर गई। कोई दिक्कत? ऐप से गुजर नहीं दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। दूसरा है सी से गुजरने वाली किरण। किससे गुजरने वाली किरण? सी से गुजरने वाली किरण उसी पथ पे लौट गई ना। तो यहाँ पे ये तो इधर फैल रहा है, उधर की तरफ सट रहा है ना। तो सीधी सी बात है कि दर्पण के पीछे जाके कटेगा। कहाँ पे कटेगा? दर्पण के पीछे जाकर के कटेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले देखिए कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। 1 नंबर में कहाँ पे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, ठीक है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत नहीं ना। 2 नंबर में देखिए कि जब ये प्रतिबिंब सीधा बना ना, तो सीधा बना, पहले काल्पनिक बना। क्या है? यहाँ पे प्रतीत हो रहा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक है ना होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब ये वस्तु से छोटा कि बड़ा है? बड़ा है। वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। एक बात और ध्यान में रखना है, एक बात और ध्यान में रखना है। जब भी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, क्या करेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब रखेंगे तो टूटी हुई रेखा के द्वारा इसको डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? पूरा सीधा रेखा
नहीं खींचेंगे, डॉट डॉट करके मारेंगे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाता होता है। किसके द्वारा? टूटी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का ये खासियत है। बताए थे ना कि प्रतिबिंब के बारे में और कुछ बताएंगे, तो और कुछ आगे अगला वीडियो में बताएंगे। तत्काल ये देख लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखा के द्वारा लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? देखिए उसी तरह अब अगला है अवतल दर्पण में हम देख लिए, अवतल दर्पण में देख लिए। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। कोई दिक्कत? उत्तल दर्पण में देखते हैं। किस दर्पण में देखते हैं? उत्तल दर्पण में। तो सेम स्थिति, सेम सब कुछ यही होता है। हम किरण आरे की बनावट के टाइम में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों का फिगर ड्रॉ नहीं किए, ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है कि दोनों का नियम सेम होता है, दोनों का नियम सेम होता है। इसलिए हम ऊपर में लिख देते गोलीय दर्पण से। किससे? गोलीय दर्पण से। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण स्पष्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो देखिए कि बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। एक जो दर्पण का और ले लेंगे, क्या लेंगे? वृत्त का आधा खंड ले लिए, त्रिज्या खंड के जैसे ले लिए। ठीक है, आईब्रो बना दिया, आराम से बना दिए ना। क्या किए हैं? आईब्रो नहीं बनाए, एजीबीआर का लेप चढ़ा हुआ। क्या है? एजीबीआर का लेप चढ़ा हुआ, लेकिन बिल्कुल आईब्रो के जैसे सजा करके बनाएंगे। क्या करेंगे? पूरा सजा करके बनाएंगे। ठीक है, इसको पूरा बना दिए। दर्पण का नाम दे दिए एम और एन। ठीक है, ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया पी, हो गया ना, फोकस बिंदु एफ, और ये हो गया सी। बिल्कुल समान दूरी पे लिए हैं, दूरी छोटा बड़ा नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए दर्पण में इस साइड इसका सी और एफ होबे नहीं करता, होता है? उत्तल दर्पण में दर्पण के जिस साइड से मुंह देखेंगे उस साइड से सी और एफ होता है? नहीं होता है। तो कहीं एक ही जगह ना वस्तु रहेगा, रख दिए। कहाँ पे रख दिए? अनंत और दर्पण के बीच में। अनंत और दर्पण के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना? पी और एफ के बीच में। कहाँ पे? पी और एफ के बीच में। कहाँ पे बना है? सबसे पहले पी और एफ लिखने से पहले एक बात ध्यान में रखना है कि लिखेंगे दर्पण के पीछे। किसके पीछे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पे? पी और एफ के बीच में। पी एवं एफ के बीच। पी एवं एफ के बीच है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। तो आपको पता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा क्या करते हैं? टूटी रेखा द्वारा लिखा जाता है। कैसा लिखा है? किस तरह लिखा जाता है? टूटी हुई रेखा द्वारा डॉट डॉट करके लिखते हैं ना। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? ये काल्पनिक हो गया। कैसा हो गया? काल्पनिक हो गया। कोई दिक्कत? काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। उस काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, और इसका ही उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ रही ना? जब बताए थे पासर व परिवर्तन के टाइम में कि एम्बुलेंस में क्या लिखा रहता है कि उल्टा एम्बुलेंस का है लिखा हुआ रहता है, वहां पे आपको ये नहीं बताए थे कि समतल दर्पण ही होता है साइड मिरर में। बताए थे कि साइड मिरर में समतल दर्पण होता है? नहीं बताए थे। यहाँ पे काहे कि समतल साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है। काहे होता है? अगला वीडियो में उपयोग देखेंगे। जय हिंद।